नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका वलेकर और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चंपावत सीट के लिए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। विकास के मुद्दों को मिली तरजीह। अब 3 जून का सभी को इंतजार। राज्यसभा सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी कल्पना सैनी ने किया नामांकन। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में दाखिल किया पर्चा। 10 जून को निर्विरोध निर्वाचन तय। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने किया लाभार्थियों से संवाद। सरकार की गिनाई उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं। कोविड महामारी के 2 साल बाद शुरू हुई आधी कैलाश यात्रा। पारंपरिक अंदाज में यात्रियों का स्वागत। यात्रा का पहला जत्था अल्मोड़ा के लिए रवाना। और वर्ल्ड नो टबैको डे पर प्रदेश भर में आयोजित किए गए कार्यक्रम। आओ गांव गांव चले, उत्तराखंड का नारा देकर प्रदेश को तंबाकू मुक्त करने का लिया संकल्प। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में बात सबसे पहले बड़ी खबर से करते हैं। चंपावत सीट के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब इंतजार 3 जून का सभी को है। लेकिन मतदान को लेकर वोटर्स में जिस तरह का उत्साह दिखाई दिया, उसने यकीनन लोगों की उम्मीद को और ज्यादा बढ़ा दिया है कि क्षेत्र के विकास के लिए इस बार पुष्कर धामी तय है। लेकिन फिर भी रिजल्ट का इंतजार तो सभी को करना होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चंपावत उपचुनाव में लंबे वक्त से जुटे सियासी दलों के उम्मीदवारों के लिए आज इम्तिहान का दिन रहा। राजनीति के इस इम्तिहान में फैसला जनता के हाथ में है। लिहाजा उपचुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे खत्म हुई। सुबह से ही अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए लोग लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। 151 पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। मतदान के दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जो वोटर्स के जज्बे को सलाम करती नजर आईं। वोटर्स के बीच न उम्र आड़े आई और न ही उनकी दिक्कतें परेशानी उन्हें अपना वोट डालने से रोक पाई। मतदान के दौरान वोट डालने पहुंचे एक शख्स के दोनों पैरों पर प्लास्टर होने के बावजूद भी उन्होंने अपना वोट डाला। दूसरी तरफ बुजुर्ग महिलाएं भी अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए पोलिंग बूथ पहुंची। अपनी बढ़ती उम्र को पीछे छोड़ते हुए महिलाओं ने जमकर मतदान में हिस्सा लिया। सखी बूथ पर बुजुर्ग महिलाओं का बकायदा पारंपरिक वेशभूषा में छात्राओं ने सम्मान किया। अब दिन चढ़ने के साथ पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए लोगों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई थी। तो बूथों पर व्यवस्थाओं को जांचने और परखने के लिए भाजपा से उम्मीदवार और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पोलिंग बूथ पहुंचे। व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे सीएम धामी ने कहा कि जिस तरीके से जनता ने उन्हें अपना समर्थन दिया है, निश्चित तौर पर वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इस क्षेत्र का सीधे सीधे सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, मुझे अवसर मिला है। सभी की भावनाओं पर संभावनाओं पर कोशिश करेंगे कि हम खरे उतरें और हमारा राज्य जो ये मातृशक्ति का राज्य है, मातृशक्ति ने इस राज्य को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी अपेक्षाओं पर, उनकी आशा और विश्वास जो भी उनका है, उसको जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं, सारा नया विजन तैयार हो रहा है, नया एक कार्य व्यवहार आया है, नई कार्य संस्कृति आई है, मातृशक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम इन सभी संभावनाओं पर और यहाँ की देवतुल्य जनता जो भी हमसे आशा करती है, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे। चंपावत उपचुनाव में इस बार बीजेपी उम्मीदवार पुष्कर धामी और कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी के बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। मतदान में इस बार वोटर्स में दिखे उत्साह ने ये तो तय कर दिया है कि चंपावत की जनता ने क्षेत्र के विकास के लिए बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में 100% हिस्सा लिया है। ऐसे में ये साफ देखा गया कि चंपावत की जनता भी ऐसा नेतृत्व चाहती है जो चंपावत के विकास कामों को आगे बढ़ाए और तरक्की की राह पर आगे लाए। हालांकि जब तक 3 जून को ईवीएम का पिटारा नहीं खुल जाता, तब तक के लिए इंतजार करना ही होगा। रफ्तार मीडिया के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह और टनकपुर से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।
चंपावत सीट पर मतदान खत्म हो चुके हैं। मतदान में वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अब 3 जून को मतगणना के बाद परिणाम घोषित होंगे। किसके सिर जीत का ताज सजेगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, ये भी 3 जून को ही पता चलेगा। तब तक के लिए अब उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार करना होगा। मतदान को लेकर पूरे दिन क्या कुछ खास रहा, मतदाताओं ने क्या कुछ कहा और प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहना है, क्या दावे किए हैं, तमाम मसलों को लेकर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने ग्राउंड जीरो पर रहकर परखा है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया जो थी वो पूरी हो गई है और आप देख सकते हैं कि जो ईवीएम मशीन थी उसे पूरी तरीके से सील अब किया जा रहा है और यहाँ से जो ये ईवीएम मशीन है पूरे जो सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं उनके साथ इसको यहाँ से रवाना किया जाएगा और जो स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है चंपावत जिले मुख्यालय में वहाँ पर जो है ये ईवीएम मशीन जो है स्ट्रॉन्ग रूम में पहुँचेगी और 3 जून तक ये जो ईवीएम मशीन है वहाँ पर रहेगी। उस दिन जो काउंटिंग के लिए इस ईवीएम मशीन को जो है वो निकाला जाएगा और जो अपने मत का प्रयोग चंपावत विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने किया है, मतदाताओं ने किया है, कहीं ना कहीं उसके जो नतीजे आएंगे वो जो 3 जून को आएंगे। और ख़ास बात यह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो यहाँ से चुनावी मैदान में है और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनका ये चुनाव जीतना बेहद ज़रूरी है। तो जिस तरीके जो शुरुआती रुझान आए, आम लोगों से जो बातचीत हमने की है, लगातार फीडबैक यहाँ से लिया है, वो यही लग रहा है और जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें ये चीज़ साफ निकल कर सामने आ रही है कि ये जो चुनाव है वो एक तरफा होता हुआ नज़र आ रहा है और जो लोग मतदान करने को ले उत्साहित थे वो इस चीज़ को लेकर भी उत्साहित थे कि वो मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं और मुख्यमंत्री को यहाँ पर वोट कर रहे हैं। और ये चंपावत जिले का ही एक बड़ा सौभाग्य है कि उन्हें मुख्यमंत्री चुनने का यहाँ पर अवसर यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि जो जीत के कयास यहाँ पर भाजपा लगा रही है या खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगा रहे हैं कि कितना बड़ा वो अंतर होगा, वो अब 3 जून को तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार कितने बड़े अंतर से जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं वो चंपावत विधानसभा से चुनाव जीतकर उत्तराखंड विधानसभा में पहुँचते हैं और जो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें चुनाव जीतना जरूरी है। वो कहीं ना कहीं जो सीधे तौर से कह सकते हैं कि उसके बाद जो स्थिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरीके से हो जाएंगे। लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिरकार जो चंपावत की जनता का जो आशीर्वाद वोटों के रूप में मिला है वो कितना पुष्कर सिंह धामी को मिला है। अपने सहयोगी कैमरामैन अरविंद के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, टनकपुर, चंपावत। उत्तराखंड से राज्यसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार कल्पना सैनी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर सीएम धामी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम दिग्गज मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि 10 जून को राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होना है। ऐसे में विधानसभा में भाजपा के पास 2/3 बहुमत होने के चलते कल्पना सैनी की जीत तय मानी जा रही है। मेरे प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने, मेरे संगठन के मुखिया ने ये विश्वास जताया है कि मैं अपने प्रदेश के विकास के लिए, चूंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, अपने उत्तराखंड के विकास के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व की, अपने प्रदेश नेतृत्व की योजनाओं को बढ़ाने का काम करूँगी और केंद्र और प्रदेश के बीच में समन्वयक की भूमिका अपने आदरणीय भाई साहब की तरह ही मेरी भी होगी। पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड से किसी महिला को राज्यसभा का सदस्य के लिए उसका नामांकन हुआ है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है और हमारी पार्टी हमेशा से मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की पक्षधर रही है। महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी वो भी हमारी ही सरकार में हुई थी उस समय खंडूगी जी की, और आज कल्पना सैनी जी, डॉक्टर कल्पना सैनी जी को जो प्रत्याशी बनाया है, मातृशक्ति का भी सम्मान है और उत्तराखंड हमारी मातृशक्ति ने बनाने में अपना बहुत बड़ा भूमिका उनका रहा है हमेशा से। आगे इस रूप में जो इनका अनुभव है और समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में और हमारे इस पूरे क्षेत्र में इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है 2022 का, उसमें मातृशक्ति ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है।
हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने केंद्र की भाजपा सरकार को 8 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जहां एक तरफ एम्स का सैटेलाइट सेंटर उधम सिंह नगर में खोलने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, तो वहीं देश की जानी मानी केंद्रीय यूनिवर्सिटी रामगढ़ में खोले जाने को हरी झंडी भी मिल चुकी है, जिसके बाद काम शुरू किया गया है। और साथ ही देश में स्वीकृत 2 डिजिटल विलेज में एक गांव हल्द्वानी में खुलने जा रहा है, जो करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। डिजिटल विलेज हम यहाँ पर ला रहे हैं, डिजिटल विलेज जो 2 करोड़ रुपए का है। अभी मैं उसकी शुरुआत करूँगा। 2 मिले हैं हमको भारत में, एक को मैं यहाँ पर ले आया हूँ क्योंकि ये एक सेंटर प्लेस है हमारा। और इसी तरह हल्द्वानी, जिसमें चारों तरफ से काशीपुर से, रुद्रपुर से, जसपुर से, बाजपुर से, खटीमा से और ऊपर से भीमताल से, नैनीताल से, कुमायूं से सब लोग यहाँ आके कई चीज़ें उसमें अपने जो काम नहीं होते हैं, जो रुके हुए काम हैं, उनको कर पाएंगे। वहीं केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की ओर से संचालित तमाम योजनाओं से लाभान्वित राज्य लाभार्थियों के साथ ही संवाद का कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम शिमला से किया गया है, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई राज्यों को इसे जोड़ा गया। मुख्यमंत्री आवास से भी कार्यक्रम से कई लाभार्थियों ने वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद किया। इस कार्यक्रम के दौरान कई लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन कल्याणकारी योजनाओं और किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ की 11वीं किश्त किसानों के खातों में ट्रांसफर भी की है। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 8 वर्ष इस शासनकाल के हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उनके शासनकाल में जितनी योजनाएं जन कल्याण की हुई है, जनता के लिए हुई है, गरीबों के लिए हुई है, किसानों के लिए हुई है, युवाओं महिलाओं के लिए हुई है, आम आदमी के लिए हुई है और उन्हीं लाभार्थियों का एक सम्मेलन आज माननीय प्रधानमंत्री जी सीधा उन लाभार्थियों से शिमला से संवाद कर रहे हैं। शुरुआत में सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को कि वो आए और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। वहीं हल्द्वानी में भी मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर गरीब कल्याण योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। कार्यक्रम में जिले के कई विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, साथ ही केंद्र पोषित योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। एक जो गरीब कल्याण योजना है, इसके आज हमारे जो प्रदेश केंद्रीय जो सरकार है उसके 8 साल पूरे हुए हैं और हम सब लोगों को ध्यान है कि 2014 से पहले जो समस्याएं देश के अंदर थी, उस गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को जो लाभ मिलना चाहिए था, वो 2014 के बाद इन 8 वर्षों में उस व्यक्ति तक सरकार पहुंची है। 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। उत्तराखंड में भी तंबाकू निषेध दिवस के तहत कार्यक्रमों के आयोजन हुए। दून मेडिकल कॉलेज में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रतिज्ञा समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को धूम्रपान के खिलाफ संकल्प दिलाया गया। आओ गाँव-गाँव चले, उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करवाए का नारा भी दिया। देखिए, उत्तराखंड सरकार पूरे प्रदेश में पूरे साल भर जो है एक अभियान चला रही है कि हम गांव में भी, स्कूलों में भी, सार्वजनिक स्थलों में भी जो है तंबाकू और मद्य निषेध का जो है कैसे उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। लोगों से जो है अवेयरनेस के कार्यक्रम हम लोग चलाने वाले हैं और आज चूँकि एक राष्ट्रीय प्रोग्राम था और इसलिए हमने सभी कॉलेज और स्कूलों में आज कार्यक्रम किया है। लाखों बच्चों ने और अभिभावकों ने आज इसमें शपथ ली है, लेकिन एक पूरे साल भर हम इस कार्यक्रम को चलाने जा रहे हैं। वहीं राजधानी के दून मेडिकल अस्पताल में अब ओपीडी से लेकर आईपीडी तक सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी, जिसको लेकर दोनों अस्पताल के अंदर एक्सेसिव कंट्रोल रूम का वो रूम भी बनाया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए तीमारदारों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहत हर तीमारदारों को वार्ड में जाने से पहले रजिस्टर में एंट्री करानी होगी, जिससे अस्पताल के अंदर अनावश्यक भीड़ पर नियंत्रण लगाया जा सके।
कोई चोरी की घटना न हो और मरीजों के सामान की पूरी जिम्मेदारी से जो है उसकी सुरक्षा सुरक्षित रहे, इसके लिए हमने सीसीटीवी की भी जो है जगह जगह जो है हमने कैमरे जो है बढ़ाए हैं और हमने एक ऐसी व्यवस्था करी है कि निगरानी रखी जा सके कंट्रोल रूम की, जिसमें जो है निरंतर जो है हम जो है निगरानी करते रहते हैं कि कहां पर जो है कौन सी गतिविधियां चल रही हैं। वहीं कोविड महामारी के 2 साल बाद कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से संचालित आदि कैलाश यात्रा शुरू हो चुकी है। आदि कैलाश यात्रा को लेकर भोले के भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। यात्रा के लिए अब तक 700 से ज्यादा पंजीकरण करा चुके हैं। पहला दल 31 मई को भीमताल टीआरसी से धारचूला के लिए रवाना हुआ है। आपको बता दें कि कुमाऊं मंडल विकास निगम 1990 से आदि कैलाश यात्रा आयोजित कर रहा है। पहले इस यात्रा के लिए सड़क न होने के कारण आवागमन में करीब 200 किलोमीटर यात्रियों को पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अब भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके बाद अब यात्रियों को पैदल नहीं चलना होगा। साल से कोई यात्रा स्टार्ट नहीं हो पाई थी कोविड के कारण। इस साल ये प्रयास किया जा रहा है कि दोबारा से यात्रा प्रारंभ कर दी जाए। तो आज से हमारा पहला ग्रुप जा रहा है। 8 दिन की ये यात्रा रहेगी और ये लगभग अक्टूबर तक हमारी चलती रहेगी। अभी तक हम लोग देखते हैं तो गत वर्षों में जब यात्रा चलती थी तो 200, 250 और 400 लोगों के आसपास यात्री रहते थे। इस बार अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं कि 600-700 यात्री ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर एंड तक लगभग 1500 यात्रियों को हम आदि कैलाश यात्रा करा पाएंगे। और आदि कैलाश शुरू से हमारी संस्कृति रही है। आदि कैलाश ही हमारे लिए सब कुछ है। योग का विजय शिव ही है सब कुछ। वो भी उत्तराखंड में तो योग की भूमि है ये, और शिव जी इसके वो हैं मालिक हैं। शिव जी ही ओरिजिनेटर हैं योगा के। तो आदि कैलाश तो हमारे लिए कितनी बड़ी चीज़ है। वहीं रुड़की एचआरडीए विभाग ने दर्जनों कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया है और साफ चेतावनी भी दी है कि अगर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया गया तो कानूनी कार्रवाई के साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी जारी रहेगी। एचआरडीए विभाग के इस एक्शन प्लान से भूमाफिया में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, जो अनाधिकृत रूप से जो कॉलोनियां हैं उन पर जो है कार्रवाई चल रही है, और जो जिनके लेआउट अप्रूव्ड नहीं है प्राधिकरण क्षेत्र से, तो उन पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रथम चरण में हमने 5 कॉलोनी को तोड़ा है। दूसरी चरण में पहले कॉलोनी में 4 कॉलोनी तोड़ दी, अब आज 5 तोड़ी है। अभी आगे भी कार्रवाई जारी है, स्क्रूटनी चल रही है। उत्तराखंड की ऊंची ऊंची वादियों को देखने के लिए, प्रकृति की खूबसूरती को महसूस करने और करीब से उसे निहारने के लिए हर साल यहां देश के कई हिस्सों से ट्रैकर्स आते हैं। जोखिम भरे ट्रैक की जानकारी नहीं होने की वजह से कई ट्रैकर हादसों का शिकार भी हुए, तो कई ट्रैकर्स नियमों को जानने के बाद भी जोखिम उठाना बहादुरी समझते हैं, जो उन्हीं पर भारी पड़ती है। ये रिपोर्ट समझने के साथ ही ट्रैकर्स के लिए एक हिदायत भी है। कुदरती सौंदर्य को करीब से देखने और जानने के साथ ही शांत फिजाओं के बीच वक्त बिताने के लिए लाखों ट्रैकर्स उत्तराखंड आते हैं। यहाँ की वादियों से अनजान ट्रैकर से कभी पहाड़ के रास्तों में भटक जाते हैं तो कभी बहादुरी दिखाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर बिना अनुमति के जोखिम भरे ट्रैक रूट पर निकल पड़ते हैं, जिसका खामियाजा ट्रैकर्स की जान पर बनाता है। कभी वक्त रहते इन्हें बचा लिया जाता है तो कभी ट्रैकर्स का पता नहीं चल पाता, जिससे रेस्क्यू करने में भी परेशानी आती है। नियम खिलाफी के साथ ही उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति से अपरिचित ट्रैकर सही गाइड की नामौजूदगी में भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। उत्तराखंड केदारनाथ क्षेत्र को ही समझा जाए तो यहाँ कई जोखिम भरे ट्रैक रूट हैं। यहाँ बिना जानकारी, बिना सुरक्षा उपायों के साथ जाना खतरे से खाली नहीं होता। केदारनाथ और मध्यमेश्वर घाटी है। घाटी में पहुँचने के लिए दुर्गम क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ कब बर्फ पड़ने लगे, कब बर्फीला तूफान उठ जाए, ये भी कोई नहीं जानता, और यही हादसों की वजह बनता है। केदारनाथ में कई पहाड़ियाँ 18,000 से अधिक ऊंचाई पर है, जहाँ बिना परमिशन जाने पर दंड का भी प्रावधान है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में ट्रैकर्स नियमों को अनदेखा कर बिना अनुमति के इन रास्तों पर पहुँच जाते हैं। बीते 8 सालों में प्रदेश में ट्रैकिंग रूट पर 12 से अधिक दल मौसम का मिजाज बिगड़ने से फंसे हैं। बदले मौसम की वजह से हादसे का शिकार भी हुए हैं। 8 ट्रैकर्स की जान भी गई है। ये हादसा पहली दफा नहीं था। गुजरे सालों में कई ट्रैकर्स की जान इन रास्तों पर गई है।
हादसे भरे ट्रैक रूट में मध्यमेश्वर पांडवसेरा, मध्यमेश्वर पनपतिया, मध्यमेश्वर पनपतिया बद्रीनाथ, मध्यमेश्वर रुद्रनाथ, केदारनाथ बसुकीताल चौखंबा, केदारनाथ बसुकीताल गंगोत्री, केदारनाथ त्रियुगी नारायण, पनवाली कांडा शामिल है। लेकिन ट्रैकर्स की मनमानी उन्हीं पर भारी पड़ती है। 29 मई से रुद्रप्रयाग के पांडवसेरा ट्रैक पर 60 ट्रैकर्स लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किए हुए है, लेकिन अब तक टीम को कामयाबी नहीं मिली। उच्च हिमालय क्षेत्रों में ट्रैकिंग के लिए जाने वाले व्यक्ति को वन विभाग से अनुमति लेने के बाद पर्यटन विभाग, प्रशासन और पुलिस को भी अपने ट्रैकिंग रूट की पूरी जानकारी देनी होती है। साथ ही उच्च हिमालय क्षेत्र में जाने के लिए ट्रैकर्स के पास सकुशल गाइड, पर्याप्त संसाधन, जरूरी कपड़े, दवाइयां, टेंट होना भी जरूरी होता है। और सबसे अहम, वन विभाग के कार्यालय में शुल्क जमा कराने के बाद ट्रैकर को ट्रैकिंग पर जाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन ट्रैकर्स अब इन सब नियमों को दरकिनार करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। चंपावत सीट के लिए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। विकास के मुद्दों को मिली तरजीह। अब 3 जून का सभी को इंतजार। राज्यसभा सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी कल्पना सैनी ने किया नामांकन। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में दाखिल किया पर्चा। 10 जून को निर्विरोध निर्वाचन तय। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने किया लाभार्थियों से संवाद। सरकार की गिनाई उपलब्धियां, जनता तक पहुंचाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं। कोविड महामारी के 2 साल बाद शुरू हुई आधी कैलाश यात्रा। पारंपरिक अंदाज में यात्रियों का स्वागत। यात्रा का पहला जत्था अल्मोड़ा के लिए रवाना। और वर्ल्ड नो टबैको डे पर प्रदेश भर में आयोजित किए गए कार्यक्रम। आओ गांव गांव चले, उत्तराखंड का नारा देकर प्रदेश को तंबाकू मुक्त करने का लिया संकल्प।